बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको विप्लव गायन की पुनरावृत्ति करा रही हूँ, जिस पर कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने अब इसके पहले के दोनों पद्यांश को कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ और कंठ रुका है महानाश का, इतना मैं समझा चुकी हूँ। मैं उसकी संक्षिप्त सी पुनरावृत्ति कर रही हूँ दोनों पद्यांश की, फिर मैं आगे वाले हिस्से को आपको पढ़ाऊंगी। तो पहले वाले अनुच्छेद में कवि ने ये कहा है, यो नवयुवकों का आह्वान करके, कि कुछ ऐसी तान सुनाओ, यानी अपनी वीणा के तानों में वो स्वर भर दो जिसके स्वर को सुनकर समाज में एक बदलाव आ जाए, समाज में एक बदलाव आ जाए। और वो बदलाव ऐसा हो कि जो सारी जगहों से, हर तरह से वो बदलाव दिखाई पड़ता हो, सुनाई पड़ता हो, ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा है। तो इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि वो गीत कैसा हो, ऐसा जीवन रूपी गीत सुनाओ जो कि वास्तव में चिंगारियाँ पैदा कर दे, ऐसी चिंगारी पैदा कर दे जो समाज में एक नया उथल पुथल ला दे, जीवन की वर्तमान स्थिति में एक सुधार ला दे। और क्रांति का यह गीत वर्तमान व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना हो सकती है। कवि की इच्छा है कि उसकी वीणा में मधुर संगीत की जगह क्रांति के गीत जो हैं वो सुनाई पड़े। मैं आपको वही बता कि ये विप्लव का मतलब ही होता है बदलाव, और विप्लव का तात्पर्य है कि बदलाव यानी क्रांति, एक नया स्वरूप। और संगीत के बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत चारों ओर गूंजे, भले ही उसके चलते हमारी उंगलियां घायल हो जाएं, मिजराबे टूट जाएं। अर्थात कहने का मतलब कि वीणा के तारों में जो स्वर निकले उसमें एक क्रांति का भाव हो, उसके बदले में हमें भले ही कष्ट उठाना पड़े। तो ये यहाँ पर कहा गया है। और दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि परिवर्तन की मांग को लेकर के कवि ने कहा है कि उनका कंठ जो है क्रांति के महानाश से रुका हुआ है, तथा मौत के गीत रुक जाते हैं। यानी परिवर्तन की मांग जब उठती है तो उतनी ही तेजी से दमन की कोशिश की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, कहना कि कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। कहने का मतलब होता है कि क्रांति लाने के लिए अगर हम समाज में आगे बढ़ेंगे तो समाज के कुछ लोगों के द्वारा हमें कुचल दिया जाएगा, दमन किया जाएगा, उसे रोका जाएगा। तो ये इतना आसान तथ्य नहीं है जिसे बड़ी आसानी से कहकर समाज में लाया जा सके। यही यहाँ पर उन्होंने बताया कि दमन की कोशिश शुरू हो जाती है। और फिर कवि कहते हैं कि यह अवरोध अधिक समय तक नहीं रुकता, प्रत्येक व्यक्ति के कण कण में इसकी तान समा जाती है। जिस प्रकार हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति अगर आक्रोश उत्पन्न हो चुका है तो वो क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देगा। जैसे ही यह आक्रोश फूटता है, हमारे हृदय में रुके हुए क्रांति की गीत की तान अपने आप निकल जाती है। मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। यानी भीतर ही भीतर वो युद्ध चल रहा है, और जिसके चलते चिंगारियां फूटी हैं। उन चिंगारियों से, क्रांति की उन चिंगारियों से पुराने रीति रिवाज और परंपराएं रूपी जो झाड़ झंखाड़ है वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसी आवाज कवि अपने हृदय से निकालना चाह रहा है। तो मैंने इस अंश को बताते समय आपको कुछ संक्षिप्त से प्रश्न भी लिखवा दिए थे कि उसके माध्यम से आप भावार्थ समझ लेंगे, क्योंकि भावार्थ थोड़ा कठिन है। तो क्रांति के
मैं उसी अंश को लेके 2 प्रश्न और लिख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं तीसरा पढ़ाऊंगी। तो इसका अगला प्रश्न जो बन सकता है वो है क्रांति के गीत में क्या होगा। तो वास्तव में क्रांति के गीत में क्या होगा? विद्रोह होगा। विद्रोह होगा, विद्रोह की ज्वाला भड़केगी और उसका प्रभाव पूरे संसार में पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ प्रश्न के रूप में, दूसरे पद्यांश पर है ये, दूसरे पद्यांश पर आधारित, क्योंकि मैं पुनरावृत्ति के साथ चल रही हूं कि आपको पीछे का भूल न जाए। क्रांति के गीत में क्या होगा? प्रश्न है क्रांति के गीत में क्या होगा? तो उत्तर इसका क्या होगा कि क्रांति के गीत में विद्रोह होगा। विद्रोह होगा, क्रांति के गीत में विद्रोह होगा, जिसकी ज्वाला चारों ओर फैलकर समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश करेगा। ये इसका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से संक्षिप्त प्रश्नों के माध्यम से आप उसके भाव को समझ सकते हैं। और एक प्रश्न बन सकता है कि क्रांति गीत का ज्वलंत गायन स्वर किसे जलाकर रख देगा। तो वास्तव में क्रांति का ज्वलंत गायन स्वर जो है वो जड़ता और अंधविश्वास जैसे झाड़ झंखाड़ों को जलाकर रख देगा। तो मैं इसको भी लिख देती हूँ प्रश्न आपको, फिर मैं इसको रख करके आपको दूसरा वाला पढ़ाऊंगी कि क्रांति गीत किसे जलाकर समाप्त कर देगा। उत्तर होगा इसका कि क्रांति गीत जड़ता और अंधविश्वास को जलाकर रख देगा। जो बदलाव के गीत के बाधक हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब मैं तीसरा वाला आपको पढ़ाने चल रही हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, ध्रुव विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो भावार्थ में आपको समझा दूँ कि क्या है। तो उपरोक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ये समझाना चाह रहा है कि अपने कंठ से निकले गीत की व्यापकता का वर्णन करते हुए कवि ये कहना चाहता है कि यह गीत सारे संसार के कण कण में समाया हुआ है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर।
यानी संसार के कण कण में वही स्वर सुनाई देता। कौन सा स्वर? क्रांति का स्वर। क्रांति का स्वर जो है वो सुनाई पड़ता है। आज प्रत्येक व्यक्ति का रोम रोम इसी गीत को गा रहा है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, यानी संसार के कण कण में क्रांति के वो गीत समा गया है और अब बदलाव का समय आ गया है। तो कण कण में वो चीजें समाहित हैं और उसी धुन को, उसी ध्वनि को या उसी धुन को हमारा रोम रोम गा रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में हम उसे महसूस कर रहे हैं, उस बदलाव की आवश्यकता को हम महसूस कर रहे हैं और उसे बदलाव लाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। रोम रोम इसी गीत को गा रहा है, वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि। और कवि कहता है कि केवल इस संसार के प्राणी ही नहीं, भयंकर विष को धारण करने वाले शेषनाग के सिर पर विद्यमान जो चिंतामणि है, इसी प्रलय का गायन कर रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि वही तान गाती रहती है। वही तान, ये वही शब्द जो आया है वो क्रांति के लिए है कि वही तान, इस क्रांति की जो गीत की कड़ियां हैं उसको सिर्फ हम, आप और संसार के कण कण में ही व्याप्त नहीं है, बल्कि आने वाले समय में शेषनाग, कालकूट का क्या मतलब होता है? कालकूट का मतलब होता है जहर और फणी का मतलब होता है सांप। यह सांप के जहर की तरह ये पूरे संसार में फैल गया है और वो इसी प्रलय गीत को वो भी गा रहा है। फिर यहाँ पर ये कहकर मैं कालकूट और फणी का शब्द का अर्थ भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको मिटा रही हूँ। मैं इसको मिटा दे रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनको कि पढ़ाते समय मैं बता दे रही हूँ और आप अपनी पुस्तक खोल के उसमें उसी शब्द के आगे ही उसका अर्थ लिख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप जब कभी पढ़ेंगे तो आपको उसका अर्थ कहीं समझने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसे स्वतः समझ जाएंगे। तो कालकूट शब्द का मतलब होता है जहर। कालकूट जहर और फणी सर। तो ये दोनों शब्द थोड़े मुझे कठिन महसूस हुए तो मैंने सोचा इसे आपको बता दूं ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैं आगे बढ़ती हूं। आज देख आया हूं, आज देख आया हूं, जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। भ्रू विलास, भ्रू मतलब होता है भौं, विलास मतलब टेढ़ी करने। मैं इसे भी लिख दूं, भ्रू विलास। भ्रू विलास का जो मतलब होता है भौं, भ्रू मतलब भौं होता है, भौं टेढ़ी करना, यानी क्रोध में भौं टेढ़ी की जाती है। फिर पोषक सूत्र, तो पोषक का मतलब होता है पोषक, पोषक का मतलब होता है पालने वाला, पालने वाला, पालने वाला। और परखना मतलब होता है जांचना, परखना का मतलब जांचना, समझना, जांचना, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये थोड़े से एक दो शब्द मुझे ऐसे लगे कि आपके लिए आवश्यक है जानना, तो मैंने उसे भी बता दिया आपको। आगे बढ़ती हूँ। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, यानी संसार के प्रत्येक कण में वही क्रांति का गीत जो है वो फैल गया है, चारों ओर व्याप्त हो गया है और उसी धुन को हमारे रोम रोम से वो धुन निकल रही है, वो गीत की धुन जो है वो निकल रही है।
वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि। और उसी तान को, उसी स्वर को, उसी तान को संसार के प्रत्येक प्राणी के अतिरिक्त भयंकर विस्तर को धारण करने वाले शेषनाग यानी उनके सिर पर जो विद्यमान चिंतामणि है वो भी इसी प्रलय गीत का गायन कर रही है, यानी आने वाले बदलाव को वो स्वीकार कर रही है, वह भी क्रांति का आह्वान कर रही है। और फिर कहा है कि जैसे कि शेषनाग मेरा क्रांति गीत सुनकर मस्ती में अपने सर को झुमाता है, फैलाता है, हिलाता है, और इसी को कहा है कि जैसे वो भी इस गीत को स्वीकार कर चुका है कि आने वाले समय की ये मांग है कि अब बदलाव की आवश्यकता है। पुराने रीति रिवाज और परंपराओं और रूढ़ियों को अब तोड़ देना चाहिए। जहां हमारी जैसी आवश्यकता हो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें इसमें बदलाव करना चाहिए। फिर कवि आगे क्या कहता है, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। कवि ने कहा कि आज मुझे ऐसा लगने लगा है, ऐसा समझ में आ गया है कि वास्तव में जीवन का राज यही है। जीवन का राज क्या है? परिवर्तन। समय समय पर होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। तो कवि ने कहा कि अब मेरे समझ में आ गया है कि जब परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए। सब राज समझ आया हूँ, यानी सारी चीजें, उसकी गंभीरता मेरे समझ में आ गई है। ध्रुव विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। फिर उन्होंने कवि कहता है कि विचारों तथा नजरिए में आए हुए परिवर्तन में महाविनाश का आरंभ हो जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्र तथा समाज का नव निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि अगर सृष्टि में प्रलय आएगा तभी जाकर के सृष्टि का नया निर्माण भी होगा। अगर हम एक चीज खत्म होती है तब दूसरी चीज पनपती है। एक चीज की समाप्ति के बाद ही दूसरी चीज जन्म लेती है। सृष्टि के बाद ही, प्रलय के बाद ही सृष्टि बनी। तो हम किसी एक चीज को ये मानकर कभी नहीं चलेंगे कि जो आज है वो जीवन पर्यंत ऐसा ही रहेगा, कभी वो खत्म ही नहीं होगा। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इस माध्यम से कवि ने ये बताया है कि वास्तव में राष्ट्र का, समाज का नवनिर्माण करने के लिए उसमें एक बदलाव की आवश्यकता है, जिस बदलाव को हम और आप अगर स्वीकार करते हैं तभी वो बदलाव होता है, अन्यथा वो बदलाव संभव नहीं है। विप्लव का मतलब ही बदलाव होता है। वो बदलाव किन चीज़ों में होगा? हमारी स्थितियों में होगा, हमारे रीति रिवाजों में होगा, हमारी रूढ़ियों में होगा, हमारी परंपराओं में होगा। तो ये चीज़ें अगर बदलती जाएंगी समय के मांग के अनुसार, उनमें नया नया रूप परिवर्तन जो हो रहा है उसे हम स्वीकार कर लेंगे तो ये समाज पूरा बदलेगा। तो इसीलिए इसको क्रांति गीत कहा है। कवि ने ये नहीं कहा कि उनकी वीणा से सिर्फ मधुर स्वर निकले, उनकी वीणा से तो तारों से वो ध्वनि निकले जिनमें चिंगारियां फूटे, और वो चिंगारियां निकले जो पूरे समाज में परिवर्तन ला दें, पुराने रीति रिवाजों, झाड़ झंखाड़ों को, फैले हुए सारे तौर तरीकों को मिटाकर एक नया रूप प्रदान करें। तो समाज में एक नई उथल पुथल लाने के लिए, समाज में एक नई हलचल लाने के लिए कवि ने यहाँ पर इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि महानाश का जो स्वरूप है वो कवि ने समझ लिया है और अच्छी तरह जांच लिया है समाज को पालन पोषण करने वाले सूत्रों को कि किसके माध्यम से समाज आगे बढ़ेगा, किसके माध्यम से हम समाज को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। नए रूप में, नए तरह से हम समाज को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। तो कवि ने यहाँ पर इस आह्वान गीत में, इस क्रांति गीत में, ये कहना चाहिए इस बदलाव गीत में समाज में आने वाले बदलाव को ही समझाने की कोशिश की है और साथ ही साथ ये बताया है, आह्वान किया है
नवयुवकों का, जिनसे कवि को उम्मीद है कि अब समाज में मधुर गीत गाने का समय व्यतीत हो चुका है। अगर तुम्हारा दमन करने के लिए कोई तुम्हें इन चीज़ों से रोके, फिर भी उनका सामना करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। ये कवि ने समझाने की कोशिश की है। तो मैं इसी अनुच्छेद को, इसी पद्यांश को के तीसरे हिस्से पर कुछ प्रश्न आपको बता रही हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये उत्तर समझ में आते ही आपको भावार्थ भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको एक एक दो दो लाइन के उत्तरों के माध्यम से लिखती चल रही हूँ। आप उसे अपनी कॉपी पर उतार लीजिए या अपनी बुक पर भी लिख लीजिए। भावार्थ कठिन होने के कारण आपको उन छोटे छोटे प्रश्नों की आवश्यकता लग सकती है। सबसे पहले तो होगा कि कण कण में जैसे कौन सा स्वर व्याप्त है, तो प्रश्न भी मैं लिख रही हूँ साथ में। कण कण में, कण कण में, कण कण में कौन सा स्वर व्याप्त है। तो कण कण में क्रांति का स्वर व्याप्त है। पूरी कविता ही क्रांति पर आधारित है। आप इसका उत्तर, आपको इसी माध्यम से कविता का भावार्थ समझ में आ जाएगा। कण कण में क्रांति, क्रांति का स्वर व्याप्त है। तो आपको ये हो गया। उसके बाद आपका आ गया कि आप एक प्रश्न और इस पे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 डाल दीजिए और लिखिए कि आप इसमें उत्तर भी लिखेंगे, हम उत्तर भी लिखेंगे। तो प्रश्न लिखिए, कवि के गीत का क्या प्रभाव है। कवि के गीत का क्या प्रभाव है, होगा, प्रभाव होगा। तो उत्तर समझ लीजिए इसका। कवि के गीत का प्रभाव समाज में दूर दूर तक, समाज में दूर दूर तक बदलाव और क्रांति को जन्म देगा। ये हो गया आपका। इसके माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है। फिर है कि उसी पंक्ति पर आधारित प्रश्न है आपका। कवि जीवन का क्या राज समझ आया है। जीवन का क्या राज समझ आया है। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। कवि जीवन का यह राज समझ गया है कि क्रांति
के बिना, जीवन का यह राज समझ गया है कि क्रांति के बिना नवनिर्माण या परिवर्तन संभव नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसमें प्रश्न के माध्यम से भावार्थ समझाना आसान होता है। जब कठिन कविता आपको न समझ में आए तो आप उसके प्रश्नों के उत्तर को बार बार पढ़िए, तो आपको वो भावार्थ भी समझ में आ जाएगा। और इसमें एक प्रश्न और हो सकता है कि इस अंश में कवि का क्या विश्वास प्रकट हो रहा है। कवि का क्या विश्वास प्रकट हो रहा है, मैं इसको ऊपर लिखूंगी, तो मैं इसको रब करती हूँ, तब तक आप इसको उतार लीजिए, मैं किनारे रखती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा तो मैं इसको मिटा रही हूँ। अब मैं इसका जो चौथा प्रश्न नीचे लिख रही थी वो मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि आपको दिखाई भी पड़ना चाहिए। तो प्रश्न 4 बना लीजिए इसको। कवि का क्या विश्वास, कौन सा कर देते हैं, कवि का कौन सा विश्वास, कवि का कौन सा विश्वास, कवि का कौन सा विश्वास पद्यांश में दिखाई पड़ता है। तो कवि का कौन सा विश्वास पद्यांश में दिखाई पड़ रहा है, तो कवि को कि उसका गीत गूंजेगा और नव निर्माण आएगा। तो कवि को विश्वास है कि उसका गीत समाज, कवि को विश्वास है कि उसका गीत समाज में गूंजेगा और एक न एक दिन नवनिर्माण अवश्य होगा। ये है कवि के इस क्रांति गीत का उद्देश्य। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपरोक्त या विप्लव गायन कविता का क्या उद्देश्य है। तो विप्लव गायन कविता का जो उद्देश्य है वो ये है कि कवि को ये विश्वास है कि एक ना एक दिन वो जिस बदलाव के लिए प्रयास कर रहा है, जिस बदलाव के लिए समाज में एक नया रूप लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो अपने वीणा के तारों में मधुर गीतों की जगह क्रांति की चिंगारियां लाना चाह रहा है, उससे अवश्य एक न एक दिन बदलाव आएगा। इस बदलाव का उसे विश्वास है, इसीलिए उसने यहाँ के नवयुवकों का आह्वान किया है कि अब समय मधुरता का नहीं है, अब समय विश्वास के साथ उस क्रांति का है, उस बदलाव को लाने का है जिसे
हम चाहते हैं कि सारे समाज में नए रूप में ये पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर हम इसका नया निर्माण करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अंश विप्लव गायन की कविता का समझ में आ गया होगा। तो और अगर इसके बाद भी कोई कठिनाई है तो आप ऑनलाइन कक्षाओं में भी पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।